जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बिहार में फिर खेला हो गया। नीतीश कुमार फिर पलट गए हैं। पिछली बार उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, इस बार फिर वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? दर्शकों, यदि आपको मेरे वो दो वीडियो याद हैं जो मैंने अगस्त 2022 और सितंबर 2022 में बनाए थे, तो आपको आज के इस घटनाक्रम पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं दोनों वीडियो की वो बातें बता रहा हूं जो मैंने उस समय पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कही थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आज जब ये घटनाक्रम बना है तो आपको मेरी उस बात का एक एक अक्षर सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने 2022 के अंदर अपने उस वीडियो के अंदर क्या क्या कहा। दर्शकों, आपको ध्यान होगा, बिहार में जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत लोगों ने कहा था कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उस समय पर मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था और उनके जीवन की जो भी घटनाएं थी वो उनकी कुंडली से हूबहू मैच करती थी। इसीलिए मैंने बड़े दावे से कहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा समय ऐसा आएगा जब उनको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। और उसी वीडियो में एक बात का मैंने और इशारा किया था कि अगला संकट उन पर कब आएगा। कि 2022 के बाद उनके सामने फिर चुनौती आने वाली हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको उनके आगे के भविष्य के बारे में उनकी कुंडली के आधार पर पहले से ही ये सब कुछ बता रहा हूं कि क्या घटनाक्रम होगा, कैसे होगा, कब तक होगा और उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। दर्शकों, वर्तमान में जो समय उनका चल रहा है, 13 मई 2022 से उन्हें केतु की अंतर्दशा आरंभ होती है और केतु की अंतर्दशा उन्हें खराब है। इसीलिए अब वो किसी और को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में 13 मई 2022 से एक साल के लिए लगभग 31 मई 2023 तक का समय केतु का है, जो उन्हें परेशान अवश्य करेगा। या यूं कह सकते हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती करवाएगा जिसकी वजह से किसी और को फायदा पहुंचे और उनको नुकसान पहुंचे, और यही काम वो करने भी जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक का समय लगेगा। बहुत कुछ उठापटक होनी है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वो रहेंगे या फिर लालू के बेटे बनेंगे, क्या स्थिति होती है, उनके आपस में क्या डील होती है, अभी ये 20 अक्टूबर तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में नीतीश कुमार को फिर एक बात समझ आएगी कि कदम तो गलत उठा लिया है और इस कदम को दोबारा से सही करने में उनको 1 वर्ष का समय लगेगा। और फिर दोबारा से 30 मई 2023 के बाद में उनका फिर राजयोग आरंभ होगा, यानी कि स्थिति में सुधार अवश्य होगा। ऐसे में 1 साल का समय केतु के कारण से उनकी कुंडली में ऐसा जरूर आ रहा है जो उनको दिशा भ्रमित करेगा है। और ये भूल सुधार उनकी 1 साल के बाद दोबारा होगी। यानी कि जो ये गठबंधन वो अब बन रहा है नया, ये बिहार के पूरे कार्यकाल तक नहीं चलेगा। अगले 1 वर्ष के पश्चात फिर दोबारा से स्थितियों में परिवर्तन होगा और सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, वही परिस्थितियां फिर बनी। लोकसभा चुनाव की शतरंज बिछ चुकी है। हर दल अपने लिए रणभूमि तैयार कर रहा है। सबको 2024 में अपने फायदे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। बीजेपी भी ये काम अपने लिए करेगी तो विपक्ष भी ये काम अपने लिए जरूर करेगा। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते यह हमारा दायित्व होता है कि हम घटनाओं का अवलोकन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर जरूर करें। अब जब परिवर्तन का दौर है, विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो भारत की राजनीति में भी कुछ तो बड़ा जरूर होगा। ऐसे में आप ये देख रहे होंगे कि विपक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कांग्रेस,
और यदि एक कोई नाम और आप लाना चाहें तो इसमें शरद पवार जी का नाम आप ला सकते हैं। यही नाम मुख्यतः अभी विपक्ष के तौर पर था कि इनमें से कोई एक नेता विपक्ष का नेतृत्व करे तो शायद सभी लोग मिलकर के चुनाव के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करे ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके, मोदी जी को हराया जा सके और अपने लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी महत्वाकांक्षा सब लोग जानते हैं, वो तो अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, इसीलिए वो किसी और के साथ आगे बढ़े ये उनको स्वीकार नहीं होगा। ममता बनर्जी अपने आप को आगे रख के चलने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को वो मंजूर नहीं है और शरद पवार जी को भी वो मंजूर नहीं होगा। शरद पवार जी को आगे रख के चलें तो वो खुद ये जानते हैं कि विपक्ष के हालात क्या रहने वाले हैं, इसीलिए वो अपने सर पर सेहरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। अब जब ऐसा घटनाक्रम बनता है तो आप जरा सोचिए कि 2024 का चुनाव क्या इतनी आसानी से होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई तैयारी नहीं करेगी? क्या बाकी के जो नेता हैं, नीतीश कुमार या और बहुत सारे लोग हैं, क्या वो अपने लिए कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं करेंगे? अब ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है ताकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात आपको अच्छी तरह समझ आए। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले यह कहा था कि वो अब आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इसके बाद वो राजनीति से संन्यास भी जरूर लेंगे। लेकिन अचानक से थोड़े समय के अंदर ही उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जागती है प्रधानमंत्री बनने की और वो विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि जो व्यक्ति संन्यास के रास्ते पर जा रहा है अचानक से सक्रियता दिखाता है और सक्रियता भी ऐसी कि अपने ही राज्य के अंदर विपक्ष की पार्टी को लेकर के सत्ता दल से अलग होकर के उनके साथ में गठबंधन करता है और विपक्ष के नेतृत्व को संभालने के लिए आगे आता है। अब जरा इस घटनाक्रम को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये जो घटनाक्रम है ये विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा खराब है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी का होगा तो वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का होगा। अब आप कहेंगे बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं और इसके पीछे का प्रयोजन क्या है और कैलकुलेशन क्या है। दर्शकों, विपक्ष के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, नवीन पटनायक हो, देवेगौड़ा जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या और भी बहुत सारे, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, बहुत सारे जो नेता सक्रिय हैं इस समय पर, उनकी किसी की भी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग अभी नहीं है। और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में अभी ऐसा योग नहीं है कि प्रधानमंत्री वो ना रहे। अब ये बात तो समझ आती है कि प्रधानमंत्री तो वो रहने वाले हैं 2024 में भी, ये बात उनकी कुंडली बहुत साफ साफ कहती है। चाहे फिर परिस्थितियां कुछ भी हो, 2024 के अंदर प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, ये बात तय है। लेकिन सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा ऐसा सोचकर काम करना ये कभी भी शूरवीरों का काम नहीं होता है। यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो छोटे से छोटे मैच की भी पूरी तैयारी करते हैं ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। अब यदि विपक्ष की नीति, विपक्ष की रणनीति अगर इसका पता पक्ष को पहले से लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को हराना कितना आसान होगा। यानी अगर आपको ताश के पत्तों में यह पता लग जाए कि सामने वाले के पास पत्ते कौन से हैं तो आप उसको कितनी अच्छी तरह से हरा सकते हैं, यह मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। अगर आज अरविंद केजरीवाल विपक्ष के अंदर अगुवाई करते हैं
तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता है कि वो ये पता कर सके कि विपक्ष की रणनीति क्या है? ममता बनर्जी अगर हो तो क्या ये आसान होगा? शरद पवार हो तो क्या ये आसान होगा? कांग्रेस यदि अगुवाई करे तो क्या ये आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यदि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई करे तो क्या ये चीज समझना, जानना भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल होगा कि विपक्ष क्या चाल चलने वाला है? पहले भी वो 2 बार दल बदल चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले यदि 1 साल वो पूरे विपक्ष को साथ लाने की पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर यदि दल बदल लेते हैं, वापस बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो आप सोचिए विपक्ष की क्या हालत होगी। क्या विपक्ष 2024 का चुनाव लड़ने की स्थिति में भी होगा? क्योंकि सारे दावपेच जो उनके होंगे वो सब कुछ नीतीश कुमार को पता भी होंगे, सारी कैलकुलेशन उनके सामने होगी, और अगर वो वापस से पलट जाते हैं तो विपक्ष का काम तमाम पूरी तरह से हो जाता है। कोई 2024 में मोदी जी को टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 के अंदर नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए पक्का उनकी ये जीत को पक्की कर रहे हैं। इसीलिए 2024 की शतरंज की बिसात आज से बिछ चुकी है और ये 6 माह का खेल बहुत लंबा चलेगा, और इस बार का ये शतरंज का खेल अपने आप में ऐतिहासिक होगा और आप बहुत से मोहरों को पिटता हुआ भी देखेंगे। यहां पर आप ऐसी परिस्थितियां भी देखेंगे जहां राजा घिरता हुआ भी नजर आएगा और दिग्गज धराशायी होते हुए भी नजर आएंगे, और हर चाल के बाद आपको अगली नई चाल देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार 2023 और 2024 के अंदर। जो ये राजनीतिक परिवर्तन 2022 से शुरू होंगे, ये 2024 जाते जाते एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करके जाएंगे जहां 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के लिए राह आसान होने वाली है, मुश्किल नहीं होगी। और ये चीज मैं बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूं। ज्योतिष जो लोग जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए हम ये प्रेडिक्शन भी करते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि उस समय पर हमारे सामने ग्रहों की कैलकुलेशन होती है और ग्रह जो कह रहे हैं वो होगा, इस पर हमें विश्वास होता है। इसीलिए हम वो बात दावे से कहते हैं कि ऐसा होगा, और समय आने पर आप लोग वैसा घटित होता हुआ भी अवश्य देखते हैं। इसीलिए 2024 की जो शतरंज बिछी है, इसका खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और नीतीश कुमार 2024 में मोदी जी की जीत पक्की करने वाले हैं। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ज्योतिष किस तरह से काम करती है। यानी ज्योतिष की गणनाएं, ज्योतिष विधा भविष्य के गर्भ में जो है वो आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पर चीजों को रखती है, और आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर ये सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए ऊपर वाले ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा है, ये सब कुछ घटनाक्रम जो हो रहा है उसी क्रम में हो रहा है। और जो मैंने आपको एक तारीख दी थी 30 मार्च 2025, ये सब कुछ उस दिन के बाद के लिए हो रहा है, क्योंकि उस दिन से धर्मयुग की स्थापना हो चुकी होगी, यानी धर्मयुग का पहला दिन आरंभ हो चुका होगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।